हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये वीडियो सभी बीकॉम, बीसीए, बीबीए, एमबीए, एमकॉम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे आज के सभी टॉपिक्स के बारे में समझते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो मेनली फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पर बेस्ड है, यानी कि सबसे पहले हम ब्रीफ में मार्केटिंग का मीनिंग समझेंगे और इसके बाद डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। और जो फंक्शंस है वो फर्दर क्लासिफाइड है फंक्शंस में, तो हम उनको भी बारी बारी देखेंगे। तो चलिए अब हमारी वीडियो शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को समझने से पहले ज़रूरी है मार्केटिंग का मीनिंग समझना। तो इसलिए मैं आपको ब्रीफ में मार्केटिंग का मीनिंग समझा देती हूँ। मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स प्रॉफिटेबली, यानी कि जो मार्केटिंग होती है उसके अंदर हम हमारी कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उन्हें मार्केट में इस तरह से सेल करते हैं ताकि हम उन पर प्रॉफिट अर्न कर सकें। मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजेशन का फोकस लॉन्ग रन बेनिफिट्स, वैल्यू एडिशन प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर होता है, ना कि वन टाइम या फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स पर। मार्केटिंग एक काफ़ी वाइडर टर्म है और सेलिंग मार्केटिंग का एक पार्ट है। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में समझें तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने से लेकर उनको बेचकर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना मार्केटिंग कहलाता है। जो मार्केटिंग है उसको मेनली 3 फंक्शंस में डिवाइड किया गया है: मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड ऑक्सिलरी फंक्शंस। जो ये तीनों फंक्शंस हैं इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस है। तो चलिए अब हम बारी बारी इन तीनों फंक्शंस को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मर्चेंडाइज का मतलब होता है किसी चीज़ यानी कि गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल एंड बाय करना। तो अगर हम मर्चेंडाइज के सिनोनिम्स की बात करें तो वो होता है रिटेल या फिर ट्रेड, यानी कि जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हो तो वो मर्चेंडाइज कहलाता है। तो मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस वो सारी एक्टिविटीज़ है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके और उन्हें बेचने में काम आती है। Merchandising functions includes all those activities of marketing which facilitates creation of demand of a product and to make it available in specific market having some specific needs. Merchandising refers to all activities involved in promoting and selling the products. मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस को और बेहतर समझने के लिए अब हम समझते हैं इनकी सब क्लासिफिकेशंस को। जो मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस है वो 4 डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड है। तो चलिए अब हम बारी बारी इनकी सब क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस के फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़रूरी है या तो उसे प्रोक्योर करें, यानी कि अगर हमारा रिटेल या फिर ट्रेड का बिजनेस है प्रोडक्ट खरीद कर एज इट इज़ उसको फर्दर सेल करना, तो हमें वहाँ पर प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यह फंक्शन वहाँ पे ज़रूरी होता है जहाँ पर जो कंपनी है वो खुद गुड्स प्रोड्यूस करती है और फिर उन्हें मार्केट में सेल करती है। किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के पीछे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, पर अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म करती है। पहले जो प्रोडक्शन होती थी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिसाइड करते थे कि उन्हें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है ताकि वो उसे आगे सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सके। यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता था वो कभी भी कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पता करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि जो भी रॉ मटेरियल उन्हें इजीली और पास में अवेलेबल होते थे उन्हीं से फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते थे। गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद जो सबसे मुश्किल काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखने को मिला वो ये था कि उनके बनाए गए गुड्स को लोग परचेज़ नहीं कर रहे थे। क्यों?
क्योंकि जो गुड्स थे वो उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं थे। इसलिए ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट को की तरफ शिफ्ट कर दी गई। तो अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पता करने के लिए और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को प्लान करके डेवलप करने के लिए। यानी कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो इस फंक्शन में हम वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले ज़रूरी है। यानी कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, वो किस तरह के गुड्स चाहता है, हम क्या चीज़ बना सकते हैं, हम कितनी चीज़ बनाएं, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस के सेकंड फंक्शन बाइंग एंड सेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइंग का मीनिंग क्या है। बाइंग मीन्स एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेलर, होलसेलर और रिटेलर और द इंडस्ट्रियल यूज़र फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जैसा कि हमने फर्स्ट फंक्शन में बात किया था कि वो मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूसर से रिलेट करता था। यानी कि जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उन्हें प्रोडक्ट प्लान एंड डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो वहीं पर हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो उन लोगों के लिए है जो कि खुद से गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि एक जगह से गुड्स खरीद कर आगे कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। बाइंग जो है वो हमेशा सिस्टमेटिक मैनर में करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट गुड्स परचेज़ करते हैं बेचने के लिए तो वो तुरंत बिक जाते हैं। बट अगर वहीं पर हम सस्ते के चक्कर में आके ओल्ड फैशन गुड्स लेके आएंगे तो क्या कोई उन्हें ख़रीदेगा? नहीं ना। इसलिए कहते हैं गुड्स वेल बॉट आर हाफ सोल्ड। यानी कि अगर आप लेटेस्ट अप टू डेट कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही गुड्स परचेज़ करते हो तो आपको उन्हें सेल करना भी ईजी होता है। जो बाइंग प्रोसेस होती है वो 3 तरह के बायर्स इन्वॉल्व करती है। सबसे पहले जो बायर होते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चर या फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। यानी कि ये लोग रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं और आगे बेचते हैं फिनिश्ड गुड्स बनाकर होलसेलर्स को। इसके बाद जो सेकंड टाइप होती है बायर्स की वो होती है कमर्शियल एंटरप्राइजेस, होलसेलर, रिटेलर। ये वो लोग होते हैं जो हमारे मैन्युफैक्चर से बल्क में या फिर हो सकता है छोटी क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ करते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं और उनको आगे रीसेल कर देते हैं। इसके बाद हमारी थर्ड बायर की टाइप आती है अल्टीमेट कंज्यूमर्स की। ये कंज्यूमर्स एंड यूज़र्स होते हैं जो भी गुड्स बनाए गए हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज मेड होते हैं और ये लोग गुड्स परचेज़ करते हैं अपने खुद के फाइनल कंजम्पशन के लिए। इसके बाद जब भी कोई पर्सन किसी चीज़ को बाय करने जाता है तो वहाँ पर डिफरेंट मोड्स ऑफ बाइंग होते हैं। यानी कि जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप मेनली 4 चीज़ें देखकर अपनी परचेज़ करते हो। सबसे पहली टाइप होती है इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में आप फिज़िकली जाते हो, हर एक गुड एंड सर्विसेज को फिज़िकली इंस्पेक्ट करते हो। यानी कि आप उसे टच करके देखते हो, उसे यूज़ करके देखते हो। अगर कोई मशीनरी है तो उसको चलाकर देखते हो कि क्या वो ठीक है या नहीं और उसके बाद ही परचेज़ करते हो। इसके बाद सेकंड मोड होता है परचेज़ बाय सैम्पल्स। यानी कि जो होलसेलर्स वगैरह होते हैं या फिर जो डीलर्स एजेंट्स होते हैं जो आपको गुड्स सेल करना चाहते हैं वो आपको थोड़ी सी चीज़ सैंपल के तौर पर दे देते हैं ताकि आप उसे इस्तेमाल करके देखें और उसे आगे फर्दर बेच कर देखें। अगर आपको वो इस्तेमाल करने में अच्छा लगता है तो आप उसके लिए बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते हो। थर्ड मोड ऑफ बाइंग होती है परचेज बाय द डिस्क्रिप्शन। यानी कि जब भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके पास किसी भी कैटलॉग या फिर किसी बुकलेट वगैरह की फॉर्म में आते हैं जिसमें गुड्स से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन या फिर डिटेल मेंशन होती है। आप वो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो और अगर आपको लगता है कि ये गुड्स आपको ख़रीदना चाहिए तो आप परचेज़ कर लेते हो। इसके बाद फोर्थ मोड ऑफ बाइंग होती है परचेज़ बाय ग्रेडिंग से। यानी कि जो गुड्स होते हैं वो डिफरेंट क्वालिटीज़ के बनाए जाते हैं ताकि उन्हें डिफरेंट लोग अपनी इनकम के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सके। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ही कस्टमर या तो रिच हो या फिर पुअर हो। कुछ कस्टमर्स रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ एवरेज क्लास के भी होते हैं। तो यानी कि आपको जो गुड्स है वो डिफरेंट ग्रेडिंग के साथ बनाने चाहिए ताकि
हर ग्रेड का या फिर हर इनकम लेवल का पर्सन उसको परचेज़ कर सके। तो इसलिए आप यहाँ पर ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग यानी कि अपने लोकल जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा किस ग्रेड के गुड्स परचेज़ करना चाहते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग रिच है आपकी सोसाइटी में, या फिर ज़्यादातर मिडिल फैमिलीज़ के बीच में आपकी शॉप है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने गुड्स परचेज़ करते हो। अब हम समझते हैं बाइंग एंड असेंबलिंग के सेकंड पार्ट असेंबलिंग को। सबसे पहले असेंबलिंग का मतलब, जैसे कि आप सभी लोग इसके वर्ड को देखकर समझ सकते हो, इट मीन्स टू असेंबल समथिंग। अब हमें यहाँ पर असेंबल क्या करना है, तो हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं वो सारे गुड्स जो हमने परचेज़ किए हैं। यानी कि अगर हम आसान भाषा में समझें तो असेंबलिंग में हम सारे गुड्स जो हमने डिफरेंट प्लेसेस से परचेज़ किए हैं उन सभी को एक जगह रखते हैं ताकि हमें बेचने में आसानी रहे। क्योंकि अगर मान लो कि आप अब आप एक ही वेंडर से तो सारा सामान नहीं खरीदोगे। हो सकता है एक गुड है जो एक वेंडर सस्ता देता है पर वही दूसरा जो गुड है वो महंगा देता है, तो आप क्या करोगे, जो गुड्स वो सस्ते देता है वो आप फर्स्ट वेंडर से खरीदोगे, जो वो महंगे देता है कोई और सस्ता देता है तो आप उससे खरीद लोगे। तो अगर आप डिफरेंट वेंडर्स के अकॉर्डिंग सारे गुड्स अलग अलग जगह पे रखोगे तो आपके भूलने के चांसेस हो जाते हैं कि आपने वो गुड्स कहाँ पर रखे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जितने भी गुड्स जहाँ कहीं से भी परचेज़ करो उसको लास्ट में लाके एक अपनी शॉप, वेयर हाउस या फिर गोदाउन में रख दो ताकि आपको बेचने में आसानी रहे। जो असेंबलिंग है वो एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दोनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें असेंबलिंग की, तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। यहाँ पर जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, अगर वो लोग खुद से अलग अलग होकर अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करेंगे तो उनसे कोई भी बड़ा बायर गुड्स या सर्विसेज परचेज़ नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास जो वैरायटी है वो पूरी नहीं होगी, यानी कि वो लार्ज क्वांटिटी में सेल नहीं कर पाएगी। उनके पास सारी वैरायटी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में होगी, तो यानी कि जो उनका मेन जो उनकी एरिया है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा स्मॉल वेंडर्स की तरफ। इसलिए लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं वो आपस में हाथ मिला लेते हैं और अपना जो भी सामान उन्होंने परचेज़ किया है वो एक जगह ला के रख देते हैं, ताकि अगर उनके पास कोई बड़ा परचेज़र आए तो वो उसे बल्क क्वांटिटी में सामान दे सके। बाइंग एंड असेंबलिंग को समझने के बाद अब हम समझते हैं थर्ड फंक्शन स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले ये दोनों ही टर्म्स मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टैंडर्डाइजिंग या फिर ग्रेडिंग में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डिफरेंट सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज़, कलर में अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के लोग अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उन्हें परचेज़ कर सके। अगर आप सिंगल स्टैंडर्ड के गुड्स बनाओगे यानी कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उन्हें हाई प्राइस में बेचना चाहोगे, तो उसको लो इनकम वाले या फिर मिडिल इनकम वाले लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। वही अगर आप लो क्वालिटी गुड्स बनाओगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा और कोई भी रिच पर्सन आपके गुड्स परचेज़ करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि वो सेम गुड्स की डिफरेंट क्वालिटीज़ बनाएं। पर अगर आप डिफरेंट क्वालिटीज़ बनाते हो तो आपके खुद ही भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है। इसलिए अब बारी आती है उन प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग करने की। ग्रेडिंग का मतलब है हम जो गुड्स होते हैं वो उनको सेपरेट कर देते हैं वेरियस क्लासेस में और उनके ऊपर नंबर लिख देते हैं कि ये ए ग्रेड गुड है, ये बी ग्रेड है, ये सी ग्रेड है। ग्रेडिंग में हम एक तरह से गुड्स के ऊपर मार्क कर देते हैं ताकि हम आगे चल के भूले ना कि ये कौन से स्टैंडर्ड के गुड्स है, और जो बायर है उसे भी बिना बताए ये समझ में आ जाए कि जो गुड्स वो परचेज़ करने जा रहा है वो किस स्टैंडर्ड या फिर किस ग्रेड का गुड है। इसलिए जो स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं वो वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग एक्सेट्रा। अब बारी आती है हमारे मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस के लास्ट फंक्शन सेलिंग के बारे में। जो सेलिंग है वो सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मार्केटिंग में, क्योंकि आपने गुड्स परचेज़ कर लिए, अगर आप मैन्युफैक्चर हो आपने गुड्स बना लिए, उनको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स या ग्रेड में डिवाइड कर दिया,
तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने रिसर्च की थी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को वो सही है? अगर आप सेलिंग करते हो और आपके गुड्स इजीली बिना ज़्यादा प्रमोशन के सेल हो जाते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी आपने रिसर्च की थी या फिर जो भी मार्केटिंग की थी वो सारी एक एक्यूरेट थी, तभी आपके गुड्स इजीली सेल होंगे। सेलिंग के अंदर एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है बायर से सेलर की। ये जो सेलिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करती है एक कस्टमर के डिज़ायर्स को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। यानी कि आपके अगर जो गुड्स है वो इजीली सेल अप कर पा रहे हो तो आपकी प्लानिंग एक्यूरेट है और आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो उसके बाद भी आपको अपने गुड्स सेल करने में दिक्कतें आती है या फिर आपके जो स्टॉक है वो अनसोल्ड रह जाता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपने जो भी रिसर्च की थी कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है या फिर आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज़ आपसे ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए आपको अपनी जो प्लानिंग है वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अब जो सेलिंग फंक्शन होता है वो दो तरह की सेल्स से करा जा सकता है। सबसे पहली सेल होती है नेगोशिएटेड सेल, जो कि एक आम आदमी अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर करता है। यानी कि यहाँ पर जो बायर और सेलर है वो दोनों मिलकर टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं और उसी वक्त नेगोशिएशन या बार्गेनिंग के थ्रू सेल जो है वो करते हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हम सुबह सब्जी फ्रूट भी कुछ खरीदते हैं तो आपका सेलर यानी कि जो सब्जी वाले भैया है वो आपको एक प्राइस बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्जी इतने रुपए किलो है, तो क्या आप उतने में ही परचेज़ कर लेते हैं? ऐसा नहीं है कि सारे लोग बार्गेनिंग करते हो, बट इंडिया में काफ़ी सारे स्पेशली जो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली है वो उनसे 10-20 रुपये कम करने के लिए कहती है। उसके बाद अगर जो सेलर होता है वो मान जाए तो आपको कम प्राइस में गुड्स मिल जाते हैं। अगर वो ना माने तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर वो प्राइस आपके बजट के अंडर है तो आप वो गुड्स परचेज़ करोगे, वरना आप किसी और सब्जी वाले का वेट करोगे कि ये तो महंगा दे रहा है, किसी और से ले लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल होता है नेगोशिएटेड सेल्स का। इसके बाद जो हमारी सेकंड सेल होती है वो होती है ऑक्शन सेल्स। ये वाली जो सेल होती है वो हमें नॉर्मली डे टू डे लाइफ में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये जो सेल होती है वो ज़्यादातर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार, लैंड, हाउस, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, शॉप्स। यहाँ पर जो सेलर होता है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्यूरेट होता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है या फिर जो उसकी एसेट है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसकी मार्केट में इतनी डिमांड है कि उसको उसे बेचने के लिए लोगों से नेगोशिएशन नहीं करना पड़ेगा। उल्टा जो बायर्स है जो भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं वो आपस में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं एक जगह पर, जो भी टाइम डिसाइड किया होता है सेलर ने, और उस एसेट को वो लोग ख़रीदने के लिए एक दूसरे से बिड करना, जिसे आप हिंदी में बोली लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो भी बायर सबसे ज़्यादा बिड रखता है यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होता है उस एसेट की, उसी बायर को जो लास्ट में आइटम है वो सेल कर दी जाती है। इसके बाद हम मार्केटिंग के सेकंड फंक्शन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है, जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फिज़िकली। यानी कि ये जो फंक्शन है वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर्स तक सही जगह और सही टाइम पर पहुंचा सके। जैसा कि हमने कहा कि जो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है वो क्रिएट करते हैं प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। इसलिए जो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है उनको हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई यानी कि डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एंड सेकेंड फंक्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर हम फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट फंक्शन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की बात करते हैं, तो जो स्टोरेज होती है वो हमें हेल्प करती है हमारी टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करने के लिए। यानी कि स्टोरेज के थ्रू जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सही समय पर अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि जो गुड्स होते हैं वो हमेशा एडवांस में प्रोड्यूस किए जाते हैं डिमांड को एस्टिमेट या फिर एंटिसिपेट करने के बाद।
तो यहाँ पर हमेशा प्रोडक्शन और कंजम्पशन में एक टाइम गैप रहता है। यानी कि जो भी गुड्स आप आज प्रोड्यूस करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी वक्त साथ के साथ बेचे जा सकेंगे। सबसे पहले तो जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक मेन फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूस किए जाते हैं, पर उनकी जो कंजप्शन होती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। आप इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी कस्टमर्स को अपने गुड्स सेल कर सकते हो, पर क्योंकि हर एक कॉर्नर में अपने प्रोडक्शन हाउसेस सेटअप करना किसी भी प्रोड्यूसर के लिए मुमकिन नहीं है ड्यू टू फाइनाइट रिसोर्सेज। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्शन हर जगह करते हो तो सबसे पहले तो आपको आपके प्रोड्यूस गुड्स के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, वो आपको काफ़ी हैवी कॉस्ट भी देनी पड़ सकती है। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेस यानी कि गोदाउन या फिर एक ऐसी जगह ढूंढते हैं, या तो खुद की या फिर रेंट की हुई, जहाँ पर वो अपने गुड्स को सेफली स्टोर कर सकेंगे। जो वेयर हाउसेस होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जो कि मार्केट एरिया के काफ़ी पास हो, ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके और आपकी जो सेलिंग है वो काफ़ी इजी हो सके। इसके अलावा जो वेयर हाउस कीपर होते हैं वो लोग कई बारी फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनके वेयर हाउसेस में रखे हुए गुड्स को अगर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है या फिर वो डैमेज होते हैं, तो आपका जो वेयर हाउस कीपर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरह आपके सारे गुड्स को इंश्योर करता है और आपकी जो भी लॉस हुआ है उसे अपनी पॉकेट से रिकवर करता है। अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस के बारे में, यानी कि जो भी आपकी स्टोरेज के गोदाउन यानी कि वेयर हाउसेस होते हैं वो कई टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल होता है पब्लिक वेयर हाउसेस का। ये वाले जो वेयर हाउसेस होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट होते हैं और सभी तरह के प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर के लिए ओपन होते हैं। आप इनको रेंट पर ले सकते हो और ज़्यादातर पब्लिक वेयर हाउसेस का रेंट काफ़ी लो होता है और आप यहाँ पर अपने सारे गुड्स को स्टोर कर सकते हो। पर पब्लिक वेयर हाउसेस में आपको ज़्यादातर फाइनेंसिंग की फैसिलिटी नहीं देखने को मिलती है, यानी कि अगर आपके गुड्स डैमेज हो जाते हैं किसी भी रीज़न से या फिर चोरी वगैरह हो जाते हैं, तो आप यानी कि जो प्रोड्यूसर है, गुड्स का ओनर, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है और आपको उसके बदले कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता। वही दूसरी टाइप होती है प्राइवेट वेयर हाउसेस की। ये वाले जो वेयर हाउसेस होते हैं वो लार्ज बिजनेसेस द्वारा ओन्ड होते हैं, यानी कि या तो जो प्रोड्यूसर है वो खुद के पैसों से अपना वेयर हाउस खरीद सकता है, या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ वेयर हाउसेस रेंट पर देना है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कुछ, वो ऐसी भी होती है जो वेयर हाउसेस परचेज़ करती है और प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स को अपना जो वेयर हाउस है वो रेंट करती है। यहाँ पर जो रेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू पब्लिक वेयर हाउसेस थोड़ा ज़्यादा होता है और यहाँ पर आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड वेयर हाउस की टाइप है वो है बॉन्डेड वेयर हाउसेस की, यानी कि जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं भारत में, वो जब तक उनकी कस्टम ड्यूटी पे नहीं हो जाती तब तक आप उन गुड्स को अपने घर यानी कि जहाँ पर भी आप उस लोकेशन पर ले जाना चाहते हो अपने इंपोर्टेड गुड्स पर, तब तक नहीं ले जा सकते। इसके बाद हमारी फोर्थ टाइप होती है कोल्ड या फिर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज की। ये ज़्यादातर पेरिशेबल गुड्स को स्टोर करने के लिए बनाए होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एग, मिल्क एक्सेट्रा, यानी कि वो सारे गुड्स जो कि आप नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रख सकते और आपको उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, तो उसके लिए भी एक स्पेशल वेयर हाउसेस मेंटेन्ड होते हैं जहाँ पर आप अपने सारे गुड्स को रख सकते हो। इसके बाद बारी आती है स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउसेस की। ये सारे जो वेयर हाउसेस होते हैं वो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते। आपको ये सारी अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग स्पेशली डिज़ाइन करवाने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई गुड्स है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखने से ही सेफ़ रहता है, तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के वेयर हाउस बनाते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट टाइप ऑफ वेयर हाउसेस होते हैं जर्नल मर्चेंडाइज वेयर हाउसेस, यानी कि सभी तरह के गुड्स, फिर चाहे वो आपके रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिर फिनिश्ड गुड्स हो, उन सभी को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आप सभी को स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग का मीनिंग, इनकी इम्पोर्टेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद
अब हम समझते हैं हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के सेकंड फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसका मतलब होता है कि आप अपने गुड्स, पर्सन्स या फिर सर्विसेज को फिजिकली मूव करते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये मार्केटिंग का एक प्राइमरी फंक्शन है जो कि प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको अपने जो गुड्स है वो सही समय पे सही जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये काफ़ी एसेंशियल होता है मार्केटिंग में, क्योंकि ये प्रोडक्शन से लेकिन सेलिंग तक हर स्टेज पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो प्रोडक्शन होती है तो आपके जो रॉ मटेरियल जिनसे आप फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हो उन्हें आपके गोडाउन या फिर अपने प्रोडक्शन हाउस तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाती है। वही जब आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में तो उनको इंटेंडेड फाइनल कस्टमर्स तक सेल करने के लिए पहुंचाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद अब हम समझते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के लास्ट यानी कि थर्ड फंक्शन ऑक्सिलरी फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले जो ऑक्सिलरी फंक्शंस होते हैं वो आपके मेन एक्टिविटीज़ नहीं होती बल्कि सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती है जो आपकी मेन मार्केटिंग फंक्शंस को स्मूथली ऑपरेट करने में आपकी हेल्प करती है। ऑक्सिलरी फंक्शंस कभी भी बाइंग एंड सेलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये जो फंक्शंस होते हैं वो आपके मार्केटिंग प्रोसेस को स्मूथली, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली फैसिलिटेट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपके ऑक्सिलरी फंक्शंस को 3 फर्दर क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है। यानी कि आपके जो 3 फर्दर क्लासिफाइड फंक्शंस है वो है फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग एंड मार्केट इंफॉर्मेशन की। तो चलिए अब हम बारी बारी हमारे आज के इस लास्ट टॉपिक को यानी कि 3 फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम हमारे फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी फंक्शंस की बात करते हैं तो वो है फाइनेंसिंग का। सबसे पहले फाइनेंसिंग का मीनिंग होता है कि आपको अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी यानी कि फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमें हमारा फाइनेंस अरेंज करने में हेल्प करती है उनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। किसी भी बिज़नेस के लिए बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई रिसोर्स है तो वो है फाइनेंस, क्योंकि इसके बिना ना आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ना सेलिंग के लिए प्रमोशन कर सकते हो, ना आप रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकते हो, ना आप मशीनरी परचेज़ कर सकते हो। इसलिए कोई भी बिजनेस एंटिटी अपने फाइनेंस को मेनली 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल में डिवाइड करती है। सबसे पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जो भी बिजनेस में पैसा है वो आप फिक्स्ड एसेट परचेज करने में लगाते हो। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश्ड गुड्स में डिफरेंट मशीनरीज लगती है जो कि काफ़ी हैवी अमाउंट की आती है। इसके बाद जो हमारी सेकंड कैपिटल होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल की, जिसको हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल लगती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए अपने बिजनेस को। फाइनेंसिंग के बाद हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है रिस्क बेयरिंग की। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो मार्केटिंग है वो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी से घिरी हुई होती है, यानी कि जो फ्यूचर होता है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है और कभी भी जो फ्यूचर होता है वो एडवांस में एक्यूरेटली किसी के लिए भी फोरसीन करना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो सारे लॉसेस जो कि किसी भी एंटिटी को या फिर किसी भी पर्सन को हो सकते हैं अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस के थ्रू, उन सभी रिस्क को मार्केटिंग रिस्क कहा गया है। इसलिए यहाँ पर जो कंपनीज होती है उनके लिए ये एडवाइजरी होता है कि वो अपने सारे एसेट्स को एडवांस में इंश्योर कर ले। मार्केटिंग रिस्क 3 तरह के कहे गए हैं। सबसे पहले जो रिस्क होते हैं वो होते हैं चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस की वजह से, यानी कि जो मार्केट होती है वो काफ़ी अनसर्टेन होती है और चेंज होती रहती है। तो इसलिए अगर हमारा जो प्रिडिक्शन होता है वो एक्यूरेट नहीं होता तो हमें ये रिस्क से लॉसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ इन डिमांड,
यानी कि जिन गुड्स की डिमांड पहले थी अब उन गुड्स की डिमांड कम हो गई है, या फिर किसी और गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो गई है, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। इसके बाद सेकंड रिस्क होता है अराइजिंग ड्यू टू अनकंट्रोलेबल नेचुरल केसेस, यानी कि वो सारे कॉजेज़ जो कि नेचुरली होते हैं और उनको रोका जाना किसी भी ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल फ्लड्स, अर्थक्वेक, स्टॉर्म एक्सेट्रा। थर्ड रिस्क होता है अराइजिंग ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर ज़्यादातर कंपनीज़ के इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल की और वो जो कस्टमर है उसने आपके पैसे नहीं दिए, तो आपका बैड डेट्स हो गया। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का स्ट्राइक पर जाना, एम्प्लॉयज़ का डिसऑनेस्ट होना लॉसेस में रिजल्ट कर सकता है। इसके बाद ऑक्सिलरी फंक्शंस की थर्ड एक्टिविटी या फिर थर्ड फंक्शन होता है मार्केट इन्फॉर्मेशन की अच्छी नॉलेज होना। यानी कि कोई भी मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल बनती है जब एक मार्केटर को मार्केट की साउंड नॉलेज होती है। इसके लिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है डिफरेंट मार्केटिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके। जो मार्केट इन्फॉर्मेशन होती है वो अप टू डेट डाटा रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट ट्रेंड्स की, आपके कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, एडवर्टाइजिंग मीडिया की एक्सेट्रा। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आज के समय में सबसे मोस्ट यूज सिस्टम है MIS का, यानी कि मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। ये एक रिपोर्ट होती है जो आपकी रेगुलर कलेक्शन, एनालाइज और प्रेजेंट करती है इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप उनको यूज़ करके अपने मार्केटिंग के डिसीजंस ले सके। तो इसी के साथ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी यूज़फुल लगे देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।